वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। कंस्ट्रक्शन का पार्ट हम लोग देख रहे थे और स्टेटर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। उसमें हमने देखा कि स्टेटर के जो दो पार्ट हैं, स्टेटर फ्रेम और स्टेटर कोर। तो स्टेटर फ्रेम तो अनलैमिनेटेड है बट स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड। उसमें स्लॉट्स होते हैं, उसके थिकनेस के बारे में देखें और एयर गैप किस तरह से अफेक्ट कर सकता है आपके मशीन को, उसको भी हमने देखा डिटेल में। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाई शुड द एयर गैप बी केप्ट मिनिमम, क्यों कम से कम होना चाहिए, तो उसका हमने पढ़ा पूरा। अब बात आती है रोटर की। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर दो टाइप का होता है और ये जो दो टाइप हैं ये इसके रोटर के कारण ही है ना। स्टेटर जो है, जैसा हम जानते हैं कि दो टाइप के इंडक्शन मोटर है, एक है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और एक है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो दोनों टाइप के जो स्टेटर हैं वो सेम है ना। स्टेटर दोनों टाइप का सेम है, सेम स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर, जितने भी पोल की वाइंडिंग करनी हो, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, वो सारा कुछ। तो स्टेटर दोनों में सेम है, बस रोटर के दोनों में अंतर है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर दूसरे टाइप का होता है और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर दूसरे टाइप का होता है। तो अगर सबसे पहले बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर की, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जैसा हमने पढ़ा भी वर्किंग में, इसी का वर्किंग में हमने पढ़ा कि इसमें भी 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ही होती है और वाइंडिंग इस तरह से की जाती है ताकि रोटर पे जो नंबर ऑफ पोल्स हो वो स्टेटर के नंबर ऑफ पोल्स के बराबर हो। ठीक है, होता है ना, स्टेटर का 4 पोल का वाइंडिंग है तो रोटर का भी 4 पोल का वाइंडिंग होगा। तो इसका भी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर टू स्टेटर ही है। इसमें भी क्या होंगे, लैमिनेशंस होंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। लैमिनेशंस होंगे और उन लैमिनेशंस में पतला पतला लैमिनेशन होगा और उन लैमिनेशंस के बीच में वार्निश की कोटिंग होगी और उसमें भी स्लॉट्स बने हुए होंगे जिसमें कि हम वाइंडिंग करेंगे, है ना। वाइंडिंग करेंगे इस तरह से ताकि 3 फेज वाइंडिंग हो और पोल्स बने उतने ही जितने स्टेटर पे हैं। तो और फिर और जो वाइंडिंग जो करते हैं वो डेल्टा या स्टार में दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो रोटर है, देखिए स्टेटर की वाइंडिंग डेल्टा भी हो सकती है, स्टार भी हो सकती है, लेकिन जो रोटर है उसकी वाइंडिंग हमेशा स्टार में होगी। क्यों, अभी देखेंगे थोड़ा। तो देखिए जो आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटर होगा, है ना, शाफ्ट के ऊपर उसके रोटर के भी लैमिनेशंस होंगे इस तरह से और हर एक लैमिनेशन में इस तरह से स्लॉट्स बना होगा। आई एम जस्ट डूइंग फॉर 2 पोल, ठीक है, इस तरह से। और ये शाफ्ट होगा बाहर निकला हुआ। और अगर हम बात करें जैसा हम लोग कर भी चुके हैं R1, ये R2, Y1, Y2, B1, B2 रोटर है ना, रोटर। तो R2, Y2, B2 जो होंगे वो तीनों आपस में सॉर्टेड होंगे, Y2, B2, R2। और R1, Y1, B1 जो होंगे, ये जो शाफ्ट जो बाहर तरफ निकला हुआ है इसको हम यहाँ पे दिखाएं। एक बार हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को पढ़ चुके हैं एक्चुअली वर्किंग में। ये शाफ्ट होगा तो इस शाफ्ट पे 4 स्लिप रिंग लगे होंगे, है ना। ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, लेकिन ये गोलाकार शाफ्ट पर ये भी गोलाकार, जो मैंने आपको बताया था कि पूरा ये बैंड की तरह है, ठीक है। और R1 का कनेक्शन इससे, फिर Y1 का कनेक्शन इससे, फिर B1 का कनेक्शन इससे और फिर इस न्यूट्रल का कनेक्शन इससे करते हैं। इसके ऊपर में कार्बन ब्रश लगे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो न्यूट्रल वाला है वो तो ग्राउंड हो जाएगा और ये जो 3 हैं ये आपस में सॉर्टेड होते हैं। इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। इसके भी अपने लैमिनेशंस हैं, ठीक है। और लैमिनेशन बाय जो लेंथ आपका स्टेटर का होगा वही लेंथ इसका भी होगा। और देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का एडवांटेज सिर्फ ये है
कि इसमें ये जो 3 टर्मिनल्स जो आपको अवेलेबल हैं ब्रश के बाद, है ना, ये 3 टर्मिनल्स अवेलेबल हैं। हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन टर्मिनल्स के साथ एक गैंग रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू को वैरी करके हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल, तो वहां भी आप देखिएगा कि रोटर के फेज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को वैरी करके भी स्पीड कंट्रोल किया जाता है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मेनली उन जगह यूज होता है जहां पर कि ये दोनों पर्पस जरूरी है। कौन कौन? इंक्रीमेंट इन स्टार्टिंग टॉर्क और दूसरा स्पीड कंट्रोल। जहां पर ये दो जनरली ये इंडस्ट्रीज में ज्यादा इसका एप्लीकेशन है। तो जहां भी इस तरह का रिक्वायरमेंट जरूरी है, इंक्रीमेंट इन स्टार्टिंग टॉर्क या स्पीड कंट्रोल, तो दोनों ही काम कैसे होता है, इस कार्बन ब्रश के बाद जो वायर है इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के और उसकी वैल्यू को घटा बढ़ा के। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये फैसिलिटी है कि आपको एक्सटर्नल ये कनेक्शन अवेलेबल है, इसमें आप अलग से कोई रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। स्क्विरल केज में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब ये जो कारण है कि ये स्टार कनेक्टेड ही क्यों होता है, क्योंकि स्टार कनेक्शन में ही आपको इस तरह के 3 मिलेंगे डायरेक्ट हर फेज में ऐड करने के लिए। डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में आपको पर फेज ऐड, मान लीजिए कि इसके 3 वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करना है, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। R1 R2 है। देखिए डेल्टा में क्या होता है, जैसा कि हम बताए भी थे, कोई समझे थे उसको तो हम बताए थे कि सपोज देखिए अगर हमको डेल्टा में कनेक्ट करना है रोटर को, तो मान लीजिए ये R फेज की वाइंडिंग है, R1 R2, 2 छोर होंगे ना इसके, और ये सपोज आपको है Y1 Y2 और ये है B1 B2। तो डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि B2 और R1 को कनेक्ट कर देंगे, R2 और Y1 को कनेक्ट कर देंगे और B1 और Y2 कनेक्ट कर देंगे, और फिर यहां से ये 3 निकलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। रोटर को मान लीजिए डेल्टा में कर लिए, ये 3 वायर निकाले, 3 स्लिप रिंग लगाए, 3 कार्बन ब्रश से यहाँ सप्लाई लिए। लेकिन आप सोच के बताइए, अगर हमको इंक्रीमेंट इन स्टार्टिंग टॉर्क करने के लिए रोटर के प्रत्येक फेज में रेजिस्टेंस को ऐड करना है, प्रत्येक फेज में ऐड करना है, और यहाँ पे अगर आप ऐड करते हैं इस तरह से, मतलब इस तरह से हुआ कि आपने इनको ऐड, इसमें ऐड किया, है ना, यही ना हुआ, ये गया स्लिप रिंग पर और आपने इसको ये करके दिया। तो इस तरह से ऐड करने से क्या रोटर के प्रत्येक फेज में आप ऐड कर रहे हैं? प्रत्येक फेज में ऐड करने का मतलब है कि इसमें ऐड होना चाहिए, इसमें ऐड होना चाहिए, इसमें ऐड होना चाहिए। डेल्टा कनेक्शन में तो आप पर फेज में ऐड नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? पर फेज में ऐड नहीं कर रहे हैं आप तो इधर लाइन में ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ये इंक्रीमेंट इन स्टार्टिंग टॉर्क के लिए या स्पीड कंट्रोल के लिए हमको रोटर की वाइंडिंग के पर फेज में रेजिस्टेंस को ऐड करना है, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास स्टार कनेक्शन है। तो रोटर में हमेशा स्टार कनेक्शन ही होता है। स्टेटर में स्टार डेल्टा डिपेंड करता है, उसके हिसाब से हो सकता है। ठीक है, जनरली वो स्टार्टर पे भी डिपेंड करता है। अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो डेल्टा में होगा, वो देखेंगे हम लोग स्टार्टिंग में। तो ये मैंने आपको बताया कि रोटर जो है विल ऑलवेज बी कनेक्ट। अगर आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो रोटर जो होगा उसका कनेक्शन हमेशा किस में होगा? स्टार में होगा, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पर्पस ही ये है कि इंक्रीमेंट इन स्टार्टिंग टॉर्क या स्पीड कंट्रोल के लिए इसको यूज करते हैं। और ये दोनों तभी हो सकता है जब प्रत्येक फेज में हम रेजिस्टेंस को ऐड करें, और प्रत्येक फेज में रेजिस्टेंस ऐड करने की फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार में मिल सकती है। देखिए स्टार में कैसे होगा, R1 R2 Y1 Y2 B1 B2, आपने इन तीनों को सॉर्ट कर दिया और टर्मिनल निकाल दिया। और ये जो है ये तीनों गए कहाँ? ये तीनों गए स्लिप रिंग पर, और उसके बाद जब आप गैंग रजिस्टर लगाते हैं तो प्रत्येक के साथ सीरीज में लगता है, और उसके बाद फिर आप इनको क्या करते हैं? शॉर्ट करते हैं। तो फेज के साथ डायरेक्ट सीरीज में आ गए, है ना। इसीलिए
रोटर हमेशा स्टार में कनेक्टेड ही होगा। ठीक है, तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में विशेष कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन बताने का नहीं है, कुछ चीजें में हम बता भी चुके हैं। इस तरह साफ पे स्लिप रिंग होगा, लैमिनेटेड होगा और 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी। और एक और भी चीज होगा कि नंबर ऑफ पोल्स जितने स्टेटर पर हैं उतने बनेंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, क्योंकि इसी में नहीं लगभग हर मोटर में आपको ये है पॉइंट कि नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स एंड नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स आर नेवर इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स एंड नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स आर नेवर, उनको इक्वल नहीं करना। मतलब कर सकते हैं, मोटर मूव करेगा, बट देयर विल बी सम प्रॉब्लम होगा। क्या होगा देख लेते हैं। लेकिन जितने स्लॉट स्टेटर पे होंगे उतने स्लॉट रोटर पे नहीं होंगे। ठीक है, भले वाइंडिंग वहां भी आपको 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड करने, यहाँ भी 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड करने, स्टेटर पे भी 4 पोल बनाना है, रोटर पे भी 4 पोल बनाना है, लेकिन दोनों के स्लॉट की संख्या एक नहीं होगी। ठीक है, क्या कारण है 1 मिनट में उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स और नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स दोनों अगर सेम होगा तो दो सिचुएशन बार बार आएगी। एक सिचुएशन कि जब स्टेटर का स्लॉट और रोटर का स्लॉट दोनों एकदम आमने सामने हो जाए। अगर दोनों के स्लॉट सेम है तो ये सिचुएशन आएगा ही आएगा, जब स्टेटर के स्लॉट और रोटर के स्लॉट दोनों एकदम आमने सामने हो जाए हर जगह। क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्लॉट सेम है तो स्लॉट एंगल भी सेम है, तो जब ये स्लॉट यहाँ होगा उतने ही पर ये भी इसके सामने होगा, ये भी इसके सामने होगा, आना ही आना है। और एक रेवोल्यूशन में कई बार है ना, एक बार ये आएगा, फिर अब ये जब घूम के यहाँ पहुंचेगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो जितना स्लॉट होगा हर समय लगभग बहुत ये पोजीशन रहेगा, है ना। जैसे मान लो ठीक है ये मूव किया, ये यहाँ आया तो यहाँ, ठीक है, लेकिन ये बार बार आएगा जब स्लॉट के सामने में स्लॉट 6 बार आएगा ना, एक बार यहाँ, फिर जब ये यहाँ आएगा तब तक ये यहाँ आ जाएगा। तो एक रेवोल्यूशन में 6 बार आएगा। और ये जो पोजीशन है इसमें देखिए, ये स्लॉट का एयर गैप, इसमें कंडक्टर होगा बट कंडक्टर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो स्लॉट का एयर गैप, फिर ये स्लॉट का एयर गैप, इसका एयर गैप, फिर इसका एयर गैप, इसका एयर गैप। तो इस कंडीशन में जब स्लॉट के सामने में, जब स्टेटर के स्लॉट के सामने में रोटर का स्लॉट आता है, उस समय पूरे मशीन का एयर गैप मैक्सिमम होता है। और एयर गैप मैक्सिमम तो रिलक्टेंस मैक्सिमम, जो हम लिखे हैं स्लॉट्स अलाइंड, स्लॉट्स अगर अलाइन है, एक के सामने एक है, तो उस समय एयर गैप मैक्सिमम होगा और रिलक्टेंस भी मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स घट जाएगा उस समय, है कि नहीं। और दूसरा सिचुएशन, जब स्लॉट के सामने में रोटर का टीथ है, स्लॉट और टीथ समझते हैं ना, ये स्लॉट है तो ये टीथ है, ये स्लॉट है तो ये टीथ है। तो जब स्टेटर के स्लॉट के सामने रोटर का टीथ होगा आमने सामने, तो उस समय एयर गैप मिनिमम होगा, है ना। हर एक जगह ये स्लॉट टूथ है, यहाँ टूथ है, हर जगह टूथ है सामने, तो उस समय एयर गैप मिनिमम है, क्योंकि एयर गैप है, फिर ये है, फिर इधर है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है ना, जैसे यहाँ से यहाँ लगातार है, उस तरह का नहीं है। तो इस समय एयर गैप स्लॉट जब अलाइन नहीं होते हैं उस समय एयर गैप मिनिमम होता है, रिलक्टेंस मिनिमम होता है। तो होता क्या है कि अगर नंबर ऑफ स्लॉट्स दोनों के सेम हैं तो तुरंत मैक्सिमम एयर गैप है, मैक्सिमम रिलक्टेंस है, और तुरंत मिनिमम एयर गैप है, मिनिमम रिलक्टेंस है। तो फ्लक्स के मैग्नीट्यूड में वेरिएशन बहुत तेजी से होने लगता है ना। तुरंत है मैक्सिमम एयर गैप तो फ्लक्स कुछ कम उस तरह से, तुरंत ज्यादा है तो फिर ज्यादा। तो इस फ्लक्स के वेरिएशन से, फ्लक्स के ये जो बहुत फास्ट वेरिएशन है, इसके कारण मशीन की में कोर लॉस भी ज्यादा होता है और मशीन के टॉर्क में भी अंतर पड़ता है। बहुत माइन्यूट चीज है बट इट इज, है ना, बहुत माइन्यूट चीज है बट ये है, हाँ, कि अगर सेम है तो बहुत जल्दी जल्दी आपको मिनिमम रिलक्टेंस, मैक्सिमम रिलक्टेंस का आते रहेगा केस, फ्रीक्वेंटली।
और उस कंडीशन में फ्लक्स के तेजी से रिवर्सल के कारण कोर लॉस भी ज्यादा होगा और मशीन के मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए the number of slots on stator and rotor are never kept same नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ऑब्जेक्टिवली ध्यान रखिए। खैर, और ये हर मशीन के लिए, सिर्फ स्लिप रिंग के लिए ऐसी बात में ध्यान में आ गया तो हम आपको बता दें। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन हमको ध्यान में आ रहा है, आप ही के एक बैचमेट ने एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और उसमें जो स्टेटर है वो स्टेटर अगर डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है ना, और रोटर स्टार कनेक्टेड है, ठीक है। स्टेटर, मैंने जैसे आपको कहा कि रोटर हमेशा स्टार कनेक्टेड होगा स्लिप रिंग में, और स्टेटर जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। तो कहना ये था कि स्टेटर का जो टर्न्स है N1 जो है पर फेज वो है 48 और N2 रोटर का जो टर्न्स है पर फेज वो है 24, और स्टेटर जो है वो डेल्टा में कनेक्टेड है और उस पे जो लाइन वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज, स्टेटर के लिए तो लाइन और फेज सेम ही होता है, 400 वोल्ट। तो आपसे ये पूछ रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के जो स्लिप रिंग्स हैं उन दो स्लिप रिंग के बीच का कितना वोल्टेज होगा। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि शाफ्ट पे जो स्लिप रिंग है, दो स्लिप रिंग, उन दोनों के बीच का वोल्टेज, मतलब कि रोटर जो है उसका पर फेज वोल्टेज कितना इंड्यूस हुआ, एक फेज और दूसरे फेज के बीच में कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए स्टेटर आपका डेल्टा में कनेक्टेड है तो इसको बनाते हैं, ठीक है। और स्टेटर पे जो सप्लाई है वो है 400 वोल्ट लाइन टू लाइन, और हम जानते हैं डेल्टा में जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज सब सेम ही है, मतलब इसके और इसके बीच में भी कितना वोल्टेज है, 400 वोल्ट, ठीक है। और जो रोटर है वो स्टार कनेक्टेड है, ठीक है। और रोटर के ये टर्मिनल आगे बढ़ करके स्लिप रिंग पर गए और आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच का वोल्टेज कितना होगा रोटर का, ठीक है। अगर इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज 48 दे रहा है, टर्न्स पर फेज, और इसका टर्न्स पर फेज कितना दे रहा है, 24 वोल्ट दे रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कंसेप्ट आपको ये समझना है जो कि हम ट्रांसफार्मर में बताते हैं। ट्रांसफार्मर अगर पढ़ाए रहते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती। कंसेप्ट सिंपल सा है कि फेज से फेज में वोल्टेज इंड्यूस होता है, फेज से फेज में वोल्टेज इंड्यूस होता है। जैसे ये फेज है ना, फेज है ना, ये एक फेज है, इससे फेज में वोल्टेज इंड्यूस होगा, लाइन में नहीं होगा, फेज में होगा। मतलब इस फेज से जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो इस फेज में होगा, फेज से फेज में वोल्टेज इंड्यूस होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ देखिए। अब एक्चुअली बात क्या है कि देखिए ये 400 वोल्ट है, आपको स्टेटर वाइंडिंग का हमने जैसे पढ़ा था कि जो स्टेटर वाइंडिंग हमने इक्विवेलेंट सर्किट में पढ़ा था ना कि सप्लाई वोल्टेज तो V1 है, लेकिन उसके बाद स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस वगैरह में ड्रॉप होकर के E1 इंड्यूस होता है स्टेटर पर, और जो हमारा फार्मूला है E1 by E2 इक्वल टू N1 इफेक्टिव बाई N2 इफेक्टिव, इस फार्मूला से हम लोग E2 निकाल सकते हैं, रोटर में इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में स्टेटर का ना वाइंडिंग रेजिस्टेंस दिया है ना लीकेज रिएक्टेंस दिया है, मतलब वो सबको नेग्लिजिबल मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 400 वोल्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके यहाँ पर वाइंडिंग में यहाँ पर 400 वोल्ट है। अब E1 तो आपको पता चल गया 400 वोल्ट। अच्छा, दूसरी बात N1 इफेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि N1 into KW1 होता है वाइंडिंग फैक्टर। लेकिन वाइंडिंग फैक्टर में पिच फैक्टर, स्पैन, ये सब का कोई जिक्र नहीं है, तो आप मान लीजिए N1 by N2 ही है रिलेशन, करेक्ट। अब देखिए क्या है, E1 आपको पता है 400, ठीक है, N1 आपको पता है 48, N2 आपको पता है 24, तो अब आपको E2 निकल जाएगा। E2 कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा,
तो E2 कितना हो जाएगा बताइए, ये जाएगा इधर 200, E2 कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। लेकिन समझना यही था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि 200 वोल्टेज तो आ रहा है, लेकिन 200 वोल्टेज कहाँ का वोल्टेज है, रोटर के वाइंडिंग में कहाँ का वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है कि लाइन वोल्टेज है। तो वही मैंने आपको बताया कि फेज से फेज में इंड्यूस होता है वोल्टेज, है ना। तो ये 400 वोल्ट फेज का है, तो ये 200 वोल्ट भी किसका होगा, फेज का होगा, मतलब फेज टू न्यूट्रल होगा। फेज से फेज में वोल्टेज इंड्यूस होता है, बात समझ में आ रही है। तो ये होगा 400। तो इस इक्वेशन से हमने निकाला E1 by E2 इक्वल टू N1 by N2। तो जो E2 आया वो रोटर का फेज वोल्टेज होगा, फेज टू न्यूट्रल। तो रोटर का लाइन वोल्टेज कितना होगा, √3 × 200, 1.732 × 200। इसका आंसर शायद आ रहा था 346 वोल्ट। दिस इज द आंसर। समझ में आ रही बात। मतलब आपने यहाँ से 400 वोल्ट दिया, टर्न्स रेशियो 2:1 का था, और रोटर के लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना आया 346 वोल्ट। ऑप्शन में 200 रहता तो क्या करते, टिक मार के आ जाते, नो। तो कंसेप्ट ये है कि फेज से फेज में वोल्टेज इंड्यूस होता है, करेक्ट ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब आइए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा इंडक्शन मोटर में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोटर है, स्क्विरल केज मोटर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जैसा मैंने कहा जनरली ज्यादातर इसका यूज इंडस्ट्री में है, लेकिन कॉमन में भी यूजेस है इसके, जैसे एलिवेटर्स में, है ना, जो स्वचालित जो सीढ़ी होती है मॉल्स में और स्टेशन सब पर भी लग चुका है अब, तो वहां पर भी आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर ही है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। एक और कंप्रेशर्स होते हैं जो आपको कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, जो ठंडा आलू वगैरह को ठंडा रखने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज में कंप्रेसर जो यूज होता है, जनरली आपके घर में जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें भी कंप्रेसर है, लेकिन वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, क्योंकि आपका स्मॉल स्केल का है, रेटिंग कम है। लेकिन जहाँ कोल्ड स्टोरेज, जहाँ बड़े लार्ज अमाउंट में करना है उस काम को, वहाँ कंप्रेसर के रूप में 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, स्लिप रिंग टाइप, ठीक है। और भी कुछ प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में ये आपको नोट्स में मिलेगा होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका वर्किंग, देखिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है, स्टेटर तो इसमें भी वैसा ही है ना जैसा कि स्लिप रिंग में है। रोटर में क्या है कि इसमें वाइंडिंग करने का लफड़ा नहीं है ना, इसमें स्किल्ड वाइंडर का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनफैक्ट एक टेक्निक होती है डाई कास्टिंग, उसके मेथड से बहुत आसानी से बनता है। इसमें कुछ भी नहीं सोचना है कि 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करनी है और स्टार कनेक्शन करना है और इतने पोल का वाइंडिंग करना है, तो 180 डिग्री, तो यहाँ से इन कीजिए, तो यहाँ से निकालिए, फिर यहाँ से इन कीजिए, ये सब कुछ नहीं सोचना है। नो नीड ऑफ स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वाइंडर, है ना, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। फिर ये काम कैसे करता है वो तो देखेंगे कि कैसे काम करता है, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन की जहां तक बात है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिंपल क्या है, लैमिनेशंस इसमें भी यूज करते हैं हम, लैमिनेशंस इसमें भी यूज होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि देखिए प्रत्येक, देखिए यहाँ पर आपको एक ढोलक जैसा दिख रहा होगा, है ना, तो उसी टाइप का है। लेकिन जो ये जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये होल टाइप का देख रहे हैं, ये दिस इज ए कंटिन्यूअस स्लॉट, कंटिन्यूअस स्लॉट, कंटिन्यूअस स्लॉट। एक्चुअली कई सारे लैमिनेशंस को स्टैक करके, जमा करके इस तरह का बनाया गया। यहां से यहां तक एक कंटिन्यूअस स्लॉट है, कंटिन्यूअस स्लॉट, यहां से यहां ये भी स्लॉट, ये भी स्लॉट, ये भी स्लॉट, ये भी स्लॉट, कंटिन्यूअस स्लॉट, ठीक है, कंटिन्यूअस स्लॉट है। लेकिन ये एक नहीं है, ये कई सारे छोटे छोटे से मिल करके बना है। हम चाहे तो यहाँ और, लेकिन घचपच हो जाएगा इसलिए हम नहीं बना रहे, लेकिन आप समझ सकते हैं ये पतले पतले लैमिनेशन से बना हुआ है ना। जैसे ये एक लैमिनेशन, अब इसके और दूसरे लैमिनेशन के बीच में ये वार्निश, ठीक है, दिस इज वार्निश, ब्लैक वाला,
इंसुलेशन, और फिर उसके बाद फिर अगला लैमिनेशन है ना। तो ये हम बना नहीं रहे यहाँ पर, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये कई सारे लैमिनेशन से मिलकर के बना हुआ है पूरा, ठीक है। और लैमिनेशंस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे रखे हुए हैं ताकि ये कंटिन्यूअस स्लॉट बनता है, कंटिन्यूअस स्लॉट बनता है, ठीक। अब इन स्लॉट्स में हम लोग सॉलिड कंडक्टर्स, जिनको कि एल्युमिनियम बार्स आप कह सकते हैं या कॉपर बार्स, बार मतलब रॉड छड़ टाइप का, वो कंटिन्यू मतलब वो डालते हैं इसमें। इनफैक्ट डालने की भी जरूरत नहीं है, डाई कास्टिंग जो टेक्निक है उसमें क्या होता है कि मोल्टेन एल्युमिनियम, पिघला हुआ एल्युमिनियम, मोल्टेन पिघला हुआ एल्युमिनियम एक बड़े से कंटेनर में रखा रहता है, और इसको उठा के, मतलब ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है। अच्छा एक और बात, ये पूरे चारों तरफ होगा है ना, ये बीच में यहाँ पे साफ्ट होगा, ठीक है। बाकी ये चारों तरफ इसी तरफ, हम इस तरफ नहीं बनाया है क्योंकि हचपच हो जाएगा, फिर बीच में वायर बनाना होगा, लेकिन ये चारों तरफ इस तरह से होगा, ठीक है। और मतलब चारों तरफ इस तरफ होगा, बीच बीच में यहाँ पर ऐसे ऐसे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर ये गैप बने होंगे, जिसमें कि आपको कंडक्टर को डालना है। तो इसको उठा करके उस मोल्टेन एल्युमिनियम के टंकी में, पिघला हुआ एल्युमिनियम में डुबा देते हैं, कुछ देर रहने देते हैं। इन गैप्स में जो भी गैप्स खड़ा हुआ में आएंगे है ना, जो कि उसमें जाके एल्युमिनियम बैठ जाएगा, सब जमा हो जाएगा। उसके बाद इसको ऊपर उठा लेते हैं ताकि वो सब उसमें जमा होके फिर ठंडा होके सॉलिड हो जाए, ठीक है। डिप किए, जो जो गैप है जहां जहां ऊपर वाले सरफेस पर, वहां गैप सब में एल्युमिनियम फिलअप हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसको उठा लिए, ठंडा होने दी, सॉलिड हो जाएगा कुछ देर में। फिर इस पूरे के स्ट्रक्चर को घुमा दिए ताकि जिस तरफ एल्युमिनियम नहीं डलाया है उस तरफ भी डला जाए। फिर डिप किए, फिर एल्युमिनियम आ गया इसमें, फिर उठा लिए। इस तरह से हर एक गैप में एल्युमिनियम बैठ जाता है, और अगर साइड वगैरह में भी बैठ गया तो सबको हम लोग हटा लेंगे चिजल वगैरह से। तो मेन बात यह है कि इन गैप्स में जो कंटिन्यूअस स्लॉट है, इन सभी कंटिन्यूअस स्लॉट्स में आपका एल्युमिनियम आकर के जमा हो जाएगा, सॉलिड जमा हो जाएगा, ठीक है। तो वाइंडिंग हो गई वाइंडिंग खत्म। इसमें कुछ भी नहीं है कि 90 डिग्री से निकालो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इतना कुछ नहीं। स्किल्ड वाइंडर को तो कर सोचना पड़ता है कि इस स्लॉट में इन किए हैं तो इतना नंबर स्लॉट से निकालेंगे, फिर उसमें भी सोचना है कि भाई क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, पिच फैक्टर बनाना है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर करना है, तो इतना एंगल नथिंग, कुछ नहीं है इसमें। सिंपल इक्वल इक्वल एंगल पे स्लॉट्स बना लिए, ठीक है। और स्लॉट्स बना करके उसको डाई कास्टिंग टेक्निक अगर यूज कर रहे हैं तो सीधे मोल्टेन एल्युमिनियम में डाल दिए, सब में सेटल हो जाएगा एल्युमिनियम। जब बाहर निकालेंगे, जब ठंडा हो जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं करते हैं, एक और काम इसमें करते हैं। इसमें हम लोग इस तरह से, या अगर मान लीजिए वाइंडिंग कर रहे हैं तो सॉलिड वायर को हर एक में प्लेस करते जाएंगे, हर एक में प्लेस करते जाएंगे। और डाई कास्टिंग से करें चाहे सॉलिड वाइंडिंग से करें, इस तरह से करेंगे ताकि कुछ पार्ट, थोड़ा पार्ट दोनों ही तरफ बाहर निकला है। हम इसको दिखा रहे हैं आपको। सपोज हम इसमें कर रहे हैं तो ये जो है, ये जो रेड आप देख रहे हैं, ये वाइंडिंग है, तो थोड़ा सा इधर बाहर और थोड़ा सा ये इधर बाहर, समझ रहे हैं? थोड़ा सा उधर बाहर, थोड़ा सा इधर बाहर निकला रहेगा। सिमिलरली सब में होगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू। तो देखिए इस तरह से हर एक में एल्युमिनियम तो आ गया, और उसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, है ना, थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ ये बाहर निकल गया, इधर भी बाहर निकले, सिमिलरली इधर भी होगा। और उसके बाद जिस मटेरियल का ये कंडक्टर है, एल्युमिनियम या कॉपर जो भी है, उसी मटेरियल से इन सबको आपस में सॉर्ट कर देते हैं, है ना, इस तरह से। और इस सॉर्टिंग वायर को कहते हैं इंड रिंग्स। इंड रिंग्स क्यों कहते हैं? रिंग के जैसा है, गोलाकार और इंड में, इस छोर पर और इस छोर पर। ये भी ऐसे चारों तरफ से होगा सर। ये जो बन गया आपको, दिस इज स्क्विरल केज रोटर, यही है स्क्विरल केज रोटर। वर्किंग क्या है वो तो देखना ही है हम लोगों को, लेकिन कंस्ट्रक्शन दिस इज, ठीक है ना।
एक इक्वल एंगल पर स्लॉट्स हो गया, है ना। उसके बाद उसको डिप करके, चाहे सॉलिड कंडक्टर, नॉट फ्लेक्सिबल, सॉलिड कंडक्टर डाल के, और उसके बाद उसको स्लॉट से थोड़ा थोड़ा बाहर निकालेंगे, इधर भी और इधर भी, और उसके बाद उसको उसी कंडक्टर से सभी को, जैसे यहाँ निकल गया, यहाँ ये चारों तरफ निकल गया, अब उसी कंडक्टर से इन सभी को क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, इधर भी और पीछे भी। शॉर्ट हो गया, दैट इज कंप्लीट, है ना। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो जनरली बुक्स में आप देखेंगे, या जनरली जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो बड़ा सिंपल है, ऐसे, और ये दिखा रहा है कंडक्टर्स को, ठीक है, और इनको आप ऐसे दिखा दीजिए अगर, तो इसका मतलब है कि ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। कितना आसान इसका वाइंडिंग है, और बहुत आसान वाइंडिंग है, और सॉलिड कंडक्टर्स हैं, इसलिए मूवमेंट से उनके बाहर निकलने का या किसी प्रकार के डैमेज होने का कोई चांस नहीं है ना। इसलिए इसके स्ट्रक्चर को रोबस्ट कहा जाता है, मतलब काफी स्ट्रेंथ, काफी मजबूत, रोबस्ट स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस फ्री, मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, वाइंडिंग्स के कोई भी बाहर निकलने की या डिस्प्लेस होने की, या अब देखिए यहाँ पर तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो स्लिप रिंग वगैरह कोई झंझट नहीं, नो, कोई स्लिप रिंग नहीं, कोई कार्बन ब्रश, कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई टर्मिनल से नहीं निकलना है, जो भी निकल रहा है सबको शॉर्ट कर दिए, हाँ। तो ना कोई स्लिप रिंग है, ना कोई कार्बन ब्रश है, मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं, नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। बस हाँ, आपको बहुत विश्वकर्मा जी से श्रद्धा है तो बीच में इसको झाड़ फूंक कर लीजिए, थोड़ा गंदा जम गया तो झाड़ू दीजिए, दैट इज ऑल, ग्रीसिंग वगैरह कर दीजिए, दैट इज ऑल, समझ रही बात। तो रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, और इन द सेंस कि इसको शॉर्ट कर दिए और इधर वाइंडिंग को अच्छे से अरेंज कर दिए, ठीक है ना। इस तरह से सारा का सारा काम है इसका, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो स्लॉट्स होते हैं ना, ये शाफ्ट के पैरेलल नहीं होते, समझ रही बात। मतलब ये कि जैसे ये शाफ्ट है, ठीक है ना, शाफ्ट है, तो ये जो स्लॉट्स हैं, ये स्लॉट्स शाफ्ट के पैरेलल में नहीं होंगे। मतलब अगर शाफ्ट ऐसे है, स्लॉट्स कुछ तिरछा होता है, इस तरह से, जैसे हमको आपको दिखाया भी है, तो तिरछा स्लॉट सीधा सीधा होगा। अगर किसी को हम सीधा रखें, ऐसे रखें, तिरछा दिखाना इसलिए था क्योंकि ताकि आपको 3 डायमेंशन दिखे, सीधा रखें तो स्लॉट्स, शाफ्ट तो सीधा होगा, और स्लॉट जो होंगे इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर तिरछा। कारण इसका तो बहुत इंटरनल है और मैथमेटिकल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको इतना बताते हैं कि स्लॉट्स को तिरछा रख, जिसको स्क्यूड भी कहते हैं, स्क्यूड स्लॉट्स, स्क्यूड स्लॉट्स, स्क्यूड स्लॉट्स या तिरछा स्लॉट रखने का कारण 2 है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि वो आपके मशीन के अंदर लॉकिंग को अवॉइड करते हैं। लॉकिंग क्या होता है, ये थोड़ा और हायर स्टडी का चीज है, बट लॉकिंग ये है कि एक ऐसी पोजीशन आ जाती है स्टेटर और रोटर के बीच में जिसमें कि स्टेटर और रोटर आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं, मतलब मूवमेंट रुक जाता है, मूवमेंट स्टॉप हो जाता है ना। क्यों होता है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, बट उसको अवॉइड करने के लिए स्क्यूइंग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा, इससे एक और भी फायदा है कि इससे मोटर की नॉइस भी कम हो जाती है। जो लॉकिंग का है कारण, उसमें आप सीनियर हायर में पढ़ेंगे तो देखेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका बनता है स्क्यूइंग के कारण, उसके कारण लॉकिंग को अवॉइड करता है। बट आप ये ध्यान रखिए, स्क्यूड स्लॉट्स का 2 पर्पस है, एक है टू अवॉइड लॉकिंग और दूसरा इट रिड्यूसेस नॉइज ऑफ द मशीन, मोटर के नॉइज को कम करता है। हालांकि नॉइज फिर भी होता है और नॉइज मेनली मैग्नेटिक रिवर्सल के कारण होता है, लेकिन इसको स्क्यूइंग करने से भी नॉइज पे कमी आई देखी हुई है, ठीक है। तो ये जो इसके कंस्ट्रक्शन का पार्ट हुआ, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कैसे किया जाता है इसको आप देख लीजिए, नोट्स मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी वर्किंग। आपको अब ये समझना होगा कि आखिर किस तरह से इसकी वर्किंग है, क्योंकि स्लिप रिंग में तो हम जानते हैं
स्टेटर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, उसके कारण रोटर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर स्लिप रिंग है, 3 फेज वाइंडिंग है, तो 3 फेज ईएमएफ इंड्यूस होगा बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड जब ईएमएफ इंड्यूस होता है अगर, और उसके जो 3 टर्मिनल हैं उनको शॉर्ट कर दें तो बैलेंस्ड करंट फ्लो होगा, उसके कारण रोटर अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इंटरेक्शन के कारण टॉर्क लगेगा, रोटर मूव करेगा। इसमें कैसे होगा, इसमें आखिर कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कैसे टॉर्क लगेगा, ठीक है, इन सब चीजों को देखते हैं अभी तुरंत। देखिए एक और भी क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसका नाम स्क्विरल केज क्यों पड़ा। तो स्क्विरल एक पालतू जानवर का नाम है और केज मत होता है पिंजरा, ठीक है ना। तो अगर इसके रोटर के आयरन पार्ट को आप हटा दें, आयरन पार्ट को हटा दें, सिर्फ कंडक्टर को रहने दें, तो एक जालीनुमा टाइप का बनेगा ना, रॉड है, यहाँ भी रॉड, यहाँ भी रॉड, यहाँ भी रॉड, और बीच में गायब, बीच में आयरन पार्ट गायब है, तो एक पिंजरा टाइप का स्ट्रक्चर पड़ेगा, है ना, जिसमें कि हम स्क्विरल या खरगोश या इस तरह के जानवर को रख सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए इसका नाम स्क्विरल केज पड़ा, हालांकि ये इसका लाइटर पार्ट है ना, बट नाम इसीलिए पड़ा मेनली, लेकिन कंस्ट्रक्शन इसका आप समझ चुके। अब देखिए इसकी वर्किंग, देखिए स्क्विरल केज रोटर ये है आपका, और इसका स्टेटर जो है वो एक 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, और स्टेटर पे जब हमने 3 फेज सप्लाई दिया तो उसने अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है। अब देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब जैसा कि आपको पता है कि जो स्क्विरल केज जो इंडक्शन मोटर होता है उसके कंडक्टर्स हम यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से होता है, ठीक है ना, इधर से भी होगा, और इधर भी क्या होता है, सॉर्टेड होता है। लेकिन इसकी वर्किंग को जस्ट समझने के लिए हमें काम कर रहे हैं कि इधर की जो सॉर्टिंग है इसको हम हटा दें अभी फिलहाल, इस तरफ है सॉर्टेड, इस तरफ सॉर्टेड नहीं, ठीक है, और वो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाएं, ठीक है ना। ये आपका स्क्विरल केज रोटर है, इधर के वाइंडिंग्स क्या हैं, सॉर्टेड हैं, और इस तरफ क्या है, सॉर्टेड नहीं है, सपोज जस्ट वर्किंग को समझने के लिए। और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड है वो ns स्पीड से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। जब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ns स्पीड से, मान लीजिए 2 पोल का मशीन है, ठीक है ना, तो जब ये इस पोजीशन में है, यहाँ पे मैक्सिमम है ना, तो जिस वाइंडिंग के क्रॉस मैक्सिमम होगा उस पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। तो इस वाइंडिंग में जो हम इसको नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, ठीक है ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड 1 के क्रॉस होगा, है ना, जैसे कि सपोज कि ये घूम रहा है, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पर क्या है, साउथ है, ठीक है, नॉर्थ है और साउथ है। तो अभी इस समय मैग्नेटिक फील्ड 1 पे मैक्सिमम होगा और 5 पे मैक्सिमम होगा। नॉर्थ पोल के अंदर में 1 है और साउथ पोल के अंदर एग्जैक्टली 5 है, ठीक है। तो 1 पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, ईएमएफ इंड्यूस पे मैक्सिमम होगा। ईएमएफ इंड्यूस तो होगा ही ना इन कंडक्टर्स में, क्योंकि इनसे एक ये स्थिर है और इनसे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इन कंडक्टर्स में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस पोजीशन में इसमें मैक्सिमम होगा, ठीक है। 2 पे मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो इतना स्लॉट एंगल है, ये कितना 360/8 कितना होगा, 360/8 45 नहीं 45 डिग्री है ना। तो 45 डिग्री जब ये मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री घूम जाएगा उस समय 2 पे मैक्सिमम होगा, और साथ साथ इस पे भी होगा। मतलब नॉर्थ पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल 1 पे अभी है, 45 डिग्री बाद 2 पे, 45 डिग्री बाद 90 डिग्री बाद 3 पे, 135/4 पे होगा ना ऐसे। तो फेजर डायग्राम हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। देखिए इसका, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका फेजर डायग्राम देखिए। सपोज ये दिखा रहा है 1 का, है ना, कि कंडक्टर 1 में ईएमएफ इंड्यूस हुआ मैक्सिमम इस समय। अब देखिए समझिए, हर एक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा,
हर एक कंडक्टर के ईएमएफ इंड्यूस की आरएमएस वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू तो सेम होगी। अब आपको नहीं समझ में आ रहा, देखिए अभी इस पोजीशन पर 1 में मैक्सिमम है और 5 में मैक्सिमम है, 2 में उससे कुछ कम होगा, 3 में 0 होगा या जो भी उससे कम होगा, 4 में फिर कुछ होगा। इस इंस्टेंट पर 1 और 5 में मैक्सिमम होगा, बाकी सब में कुछ कुछ होगा। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस की मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें अभी मैक्सिमम है, 2 में भी मैक्सिमम होगा, कब? जब ये 45 डिग्री घूमेगा तब। तो मैक्सिमम वैल्यू तो सबकी सेम ही है, किसी एक इंस्टेंट पर किसी एक में मैक्सिमम होगा, लेकिन हर किसी को मौका मिलेगा, तुम्हारा भी मौका आएगा, तुम्हारा भी टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, है ना। और जब जिसका टाइम आएगा वो अपना मैक्सिमम करके दिखाएगा। समझ में आ रही बात? तो 1 में मैक्सिमम आया, 2 में मैक्सिमम कब आएगा? 45 डिग्री बाद, उतना ही जितना 1 में है। 3 में मैक्सिमम आएगा अगले 45 डिग्री बाद, उतना ही वैल्यू जितना 1 में था। फिर 4 में आएगा, फिर 5 में आएगा, मतलब नॉर्थ पोल, फिर 6 में आएगा, फिर 7 में आएगा, फिर 8 में आएगा। ठीक है। और इन सब के बीच का एंगल कितना है? 45, 45, 45, 45, 45। आप देखिए जब हम लोग 3 फेज वाइंडिंग का बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं? आर फेज में मैक्सिमम आया, वाई फेज में भी उतना ही मैक्सिमम आएगा 120 डिग्री बाद, बी फेज में भी उतना ही मैक्सिमम आएगा 120 डिग्री बाद। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 3 फेज बैलेंस्ड इंड्यूस्ड वोल्टेज हुआ ना। आर फेज में भी उतना ही, वाई फेज में भी उतना ही, बी फेज में उतना ही। क्या बिल्कुल उसी तरह का यहां भी है? हर एक कंडक्टर अपने आप में एक फेज है ना। ये भी एक फेज है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, ये भी एक फेज है, सबकी मैक्सिमम वैल्यू सेम है और सब इक्वल एंगल से डिस्प्लेस्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया 8 फेज बैलेंस्ड रोटर स्ट्रक्चर। समझ आ रही है बात? ये जो स्क्विरल केज रोटर है जिसमें 8 स्लॉट्स हैं, ये 8 फेज बैलेंस्ड रोटर स्ट्रक्चर हो गया। कैसे? हर एक कंडक्टर अपने आप में बैलेंस्ड है ना। इसका मैक्सिमम आएगा, फिर 45 डिग्री बाद इसका मैक्सिमम आएगा, फिर 45 डिग्री बाद इसका मैक्सिमम। इस तरह से हर एक का अपना अपना मैक्सिमम है। मतलब अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इससे घूम रहा है तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हर एक फेज में इंड्यूस कर रहा है, और रोटर जो है आपका वो एक 8 फेज बैलेंस्ड रोटर बना हुआ है। ठीक है। और अगर हम इसको इस तरफ और इस तरफ अगर शॉर्ट कर दें, है ना, जैसे कि आर वाई बी, इन तीनों को जब हम लोग शॉर्ट कर देते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर बैलेंस्ड, सब में बैलेंस्ड वोल्टेज इंड्यूस है, तो एक करंट भी फ्लो होने लगता है, बैलेंस्ड करंट। उसी तरह से इसको भी हम जैसे ही शॉर्ट करेंगे, बस इन कंडक्टर्स में एक करंट फ्लो होगा जो कि होगा बैलेंस्ड करंट। हमारी बात? तो बैलेंस्ड पॉलीफेज ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर में। स्क्विरल केज रोटर में जितने स्लॉट्स होते हैं उतना बैलेंस्ड पॉलीफेज ईएमएफ इंड्यूस होता है, और बैलेंस, और उनको जब हम शॉर्ट कर देते हैं तो बैलेंस्ड पॉलीफेज करंट फ्लो होता है। ठीक है। और जब भी बैलेंस, हम पढ़ा है पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कि जब भी बैलेंस्ड पॉलीफेज वाइंडिंग में बैलेंस्ड पॉलीफेज करंट फ्लो होता है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग में जब हम लोग 3 फेज सप्लाई दे देंगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, स्टेटर पे बनता है ना। उसी तरह से रोटर के 8 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग में हर एक का लेंथ, रेजिस्टेंस सब कुछ सेम है। तो 8 फेज में हर एक स्लॉट में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बैलेंस्ड होगा। जब शॉर्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा, वो भी देखेंगे कैसे करंट फ्लो होता है, लेकिन करंट फ्लो होगा और वो करंट भी बैलेंस्ड होगा, और स्टेटर भी अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जैसे कि आपका स्लिप रिंग बनाता था, वैसे ही ये भी रोटर अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि बैलेंस्ड वाइंडिंग है और बैलेंस्ड करंट है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनना ही बनना है। जैसे 3 फेज का बनता है वैसे ही बनता है।
ठीक है। तो रोटर भी अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अब स्टेटर का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो उन दोनों के इंटरेक्शन के कारण जैसे स्लिप रिंग में टॉर्क लगता था वैसे इसमें भी टॉर्क लगेगा। और स्टेटर को कोई मतलब नहीं है कि रोटर 3 फेज है कि 4 फेज है कि 8 फेज है कि फलाना फेज है, कुछ भी। स्टेटर को उससे कोई मतलब नहीं है। स्टेटर को सिर्फ क्या दिखेगा कि मेरे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना है, मेरे मैग्नेटिक फील्ड को, जैसा स्लिप रिंग होता था, मेरे मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेंगे और इसको कंपेंसेट करेंगे। तो जो भी स्लिप रिंग में होता था सारा कुछ होगा, बस चेंज क्या है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है और जितने स्लॉट्स उतना फेज ईएमएफ इंड्यूस होगा बैलेंस्ड, और उतना बैलेंस्ड करंट फ्लो करेगा। बात समझ आ रही है? तो ये उसी तरह से ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर इसके और इसके इंटरेक्शन से चीजें चलेंगी। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड का क्या स्पीड होगा, वो सारा कुछ वैसे ही है जैसे एनआर उसमें होता था, एफआर होता था, एसएफ, सब कुछ वही है, ठीक है। और एनआर की वैल्यू क्या होती थी, कल भी कुछ लोग पूछ रहे थे, हम बार बार आपको बताते हैं कि रोटर की स्पीड एनआर है, लेकिन रोटर की स्पीड एनआर है, लेकिन रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड एनआरएफ, या इस तरह से हम लिखे हैं, है ना। तो रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड ये है और इसका फार्मूला होता है 120 FR/P, और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है 120 F/P विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, और इसका फार्मूला होता है, रोटर के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है 120 FR/P विद रिस्पेक्ट टू रोटर, और रोटर खुद भी एनआर स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना। तो बात वही है, सिर्फ ये समझना था इसमें कि इसमें भी एक बैलेंस्ड ईएमएफ इंड्यूस होता है और एक बैलेंस्ड करंट फ्लो होता है, जिसके कारण रोटर अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन के कारण इस पे टॉर्क लगता है और ये मूव करता है। लेकिन इतना ही नहीं है ना, अभी तो हमको एक चीज और समझना है। क्या समझना है, देखिए, हम लोग जानते हैं कि टॉर्क लगने के लिए नंबर ऑफ पोल्स ऑन स्टेटर एंड नंबर ऑफ पोल्स ऑन रोटर सेम होना चाहिए। जानते हैं हम लोग, नंबर ऑफ पोल्स ऑन स्टेटर, नंबर ऑफ पोल्स ऑन रोटर सेम होना चाहिए, नहीं होगा तो टॉर्क नहीं लगेगा। तो अगर स्टेटर 4 पोल का है तो इस स्क्विरल केज रोटर में 4 पोल कैसे बनता है, ये तो सॉर्टेड है और इस तरह से चीजें हैं, है ना। 2 पोल है तो इसमें 2 पोल कैसे बनेगा, तो ये हम लोग देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, कि एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर अपने आप को, ये दूसरा इसका एडवांटेज, एक तो एडवांटेज है कंस्ट्रक्शन का और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर अपने आप को एडजस्ट करता है ना। अगर स्टेटर पे 4 पोल हैं तो ये, क्योंकि इसमें तो हमने बिना कुछ सोचे वाइंडिंग कर दिया ना, स्टेटर 4 पोल है, मत बताओ हमको, हम तो वाइंडिंग वैसे ही करेंगे स्क्विरल केज का, 4 पोल हो, 2 पोल हो, 6 पोल हो, 8 पोल हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक स्क्विरल केज रोटर जो कि 4 पोल के मशीन में रखा हुआ है, उसको निकाल के आप 6 पोल के मशीन में लगा सकते हैं, 8 व्हील रन। उसको निकाल के आप 2 पोल के मशीन में लगा सकते हैं, 8 व्हील रन। 8 पोल में लगा सकते हैं, 8 व्हील रन। मतलब स्क्विरल केज रोटर जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, स्टेटर पे जितना भी पोल होगा ना उतना पोल के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। कैसे, हाउ, वी विल सी, देखेंगे, है ना, कि कैसे अपने आप को स्लिप रिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें वाइंडिंग की हुई है, 4 पोल की वाइंडिंग उसमें की हुई है, वो 4 पोल के ही स्टेटर में वर्क कर पाएगा, लेकिन स्क्विरल केज के साथ वैसा नहीं, इट एडजस्ट। लेकिन आज टाइम काफी हो गया तो आज छोड़ रहे हैं आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्विरल केज को एंड करेंगे और स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए।